आज हमारी सेकंड क्लास। कल हमने पढ़ा था मैट्रिक्स के बारे में। मैट्रिक्स के अंदर हमने पढ़ा था कि भाई मैट्रिक्स क्या होती है, उसके अंदर रो क्या होता है, कॉलम क्या होती है, उसके ऑर्डर के बारे में हमने बताया था। हमें मैट्रिक्स के अंदर ऑर्डर एक किस प्रकार से हम उसका ऑर्डर बता सकते हैं, किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है। उसके बाद आपको हमने बताया कि भाई उसके बारे में कि ऑर्डर जब हमने पता कर लिया तो ऑर्डर के बेस हमने कंपेरेबल मैट्रिक्स पढ़ी। दो मैट्रिसेस की इक्वलिटी के बारे में जो बात थी वो हमने पढ़ा था। मैट्रिक्स की कंस्ट्रक्शन हमने पढ़ ली थी। अब मैट्रिक्स बन गई, मैट्रिक्स इक्वल हुई, वो सारी बातें हम पढ़ चुके हैं। उससे आगे अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक आज का अपना स्टार्ट कि भाई मैट्रिक्स की कंस्ट्रक्शन तो कल हमने पढ़ ली थी। आज बात है टाइप्स की, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। अभी मैट्रिक्स होती कितनी टाइप की है तो भाई मेनली मैट्रिक्स की जब हमने बात बताई थी, डेफिनेशन जब दी थी, तो उस डेफिनेशन के बेस हमने एक डेफिनेशन दी थी रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। ताकि जो आपके पास एलिमेंट्स जो थे रैंडमली एलिमेंट्स, उन एलिमेंट्स की अरेंजमेंट जो थी, उस अरेंजमेंट की रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट जो थी, उसका नाम हमने दिया था एक मैट्रिक्स। तो उसी बेस पे अगर हम मेनली बात करें तो मैट्रिक्स की जो टाइप है वो आपके पास टू टाइप। मेनली जो मैट्रिक्स है वो कितने टाइप की होंगी? टू टाइप्स की। एक आपके पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स और एक आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर बोल दो या स्क्वायर, रेक्टेंगल बोल दो, एक ही बात है भाई, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर और रेक्टेंगल के बारे में तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि रेक्टेंगल और स्क्वायर के अंदर क्या डिफरेंस होता है। ये चीज आप पहले पढ़ चुके हैं। छोटी क्लासेस में हम 6-7 से स्टार्ट करते हैं मेंसुरेशन, उसमें आपके पास आता है रेक्टेंगल और स्क्वायर के बारे में। अब अपना जब लेवल बढ़ा तो हमने मैट्रिक्स पढ़ी, लेकिन मैट्रिक्स के अंदर भी रेक्टेंगल और स्क्वायर बात आई। तो रेक्टेंगल और स्क्वायर का मतलब क्या है यहाँ पे? वही बात। अब भाई आपको पता है कि रेक्टेंगल जो है एक कोई भी क्लोज बाउंडेड फिगर होता है, कोई भी क्लोज्ड बाउंडेड फिगर जिसके अंदर 4 साइड्स, जिसके अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। तो एक जो साइड है वो आपके पास लेंथ काउंट होती थी, एक आपके पास ब्रेड्थ काउंट होती थी। और लगभग हम ऐसा मानते थे कि लेंथ हमेशा ब्रेड्थ से क्या होती थी? बड़ी। तो लेंथ और ब्रेड्थ बड़ी, लेंथ जो ब्रेड्थ से बड़ी होती थी, मींस मेन बात जो वो आपके पास दो साइड्स थी, एक साइड दूसरे से बड़ी होती थी। बड़ी साइड को हम लेंथ बोलते थे, छोटी साइड को हम क्या बोलते थे? ब्रेड्थ। जब लेंथ और ब्रेड्थ दोनों वैल्यू अगर आपकी इक्वल हो जाती हैं, तब यही रेक्टेंगल किस में बदल जाती है बेटा? आपके स्क्वायर में। किस में बदल जाती है वो? स्क्वायर में। अब स्क्वायर में जब बदली तो इसका मतलब अभी लेंथ और ब्रेड्थ जब इक्वल हुई तब जाके रेक्टेंगल किस में कन्वर्ट हुई है? स्क्वायर में। अब वही बात, वही काम जो है आपके पास मैट्रिक्स के अंदर भी वही काम है। कल हमने पढ़ा था कि मैट्रिक्स के अंदर आपके पास कुछ रो होती हैं और कुछ एक कॉलम होते हैं भाई। तो कुछ एक रो और कुछ एक कॉलम जब होती हैं तो हमने बताया था कि एक चीज को हम एज ए लेंथ काउंट कर लेते और एक चीज को हम एज ए ब्रेड्थ काउंट कर लेते हैं। तो भाई लेंथ और ब्रेड्थ की जब बात है तो लेंथ जो थी हमने इन लाइनों को लेंथ मान लिया और इन लाइनों को हमने क्या मान लिया? ब्रेड्थ मान लिया। तो ये लाइनें एक्चुअल में अपनी मैट्रिक्स के अंदर क्या होती हैं? रो। और ये लाइनें जो हैं, ये लाइनें आपके पास मैट्रिक्स के अंदर क्या काउंट होती हैं? आपकी कॉलम। तो एक आपके पास रो और एक आपके पास कॉलम। तो रो और कॉलम की जब बात है भाई, किसी भी मैट्रिक्स के अंदर जो रेक्टेंगल के अंदर लेंथ और ब्रेड्थ जब होती थी, उस रेक्टेंगल के अंदर वही लेंथ अपनी मैट्रिक्स में रो का काम कर रही है और ब्रेड्थ किसका काम कर रही है? कॉलम का। तो सीधी सी बात ये है कि कोई भी एक ऐसी मैट्रिक्स जिस मैट्रिक्स के अंदर आपके पास रो और कॉलम की जो संख्या है वो बराबर ना हो,
रो और कॉलम की संख्या जो आपके बराबर ना हो। जब रो और कॉलम की संख्या इक्वल नहीं होगी उस दौरान उस मैट्रिक्स को हम बोलेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। उसको क्या बोलेंगे हम? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। जिस भी मैट्रिक्स के अंदर आपके रो और कॉलम की संख्या अगर बराबर नहीं होगी उस मैट्रिक्स का नाम क्या होगा आपके पास? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। सेम जैसे रेक्टेंगल से स्क्वायर बनाया था तो ये आपके पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स आ गई। अब जिस मैट्रिक्स के अंदर रो और कॉलम की संख्या बराबर नहीं है वो आपकी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। अब वही रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स से क्या बना देंगे हम? आपके स्क्वायर मैट्रिक्स। अब भाई जिस भी मैट्रिक्स के अंदर रो और कॉलम की संख्या अगर आपकी क्या आ जाए? इक्वल। जिस भी मैट्रिक्स के अंदर रो और कॉलम की संख्या क्या आ जाए आपकी? इक्वल। उस मैट्रिक्स का क्या नाम होगा अपने आप में? एक स्क्वायर मैट्रिक्स। कोई दिक्कत? नो सर। अब भाई मैट्रिक्स थी, मैट्रिक्स की टाइप पड़ी बेसिकली 2 टाइप्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स जिसके अंदर आपके पास रो और कॉलम की संख्या इक्वल नहीं होती वो आपके पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। जिसके अंदर रो और कॉलम की संख्या इक्वल हो जाए वो आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स। तो मेनली जो है वो आपके पास 2 ही टाइप हैं, एक रेक्टेंगुलर और एक स्क्वायर। अब इनके आगे हम इनकी टाइप पढ़ेंगे तो भाई क्या कुछ टाइप है। तो रेक्टेंगुलर जो मैट्रिक्स हैं उस रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के अंदर सबसे पहली जो है वो आती है भाई रो मैट्रिक्स। क्या आती है? रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स जो है वो एक ऐसी मैट्रिक्स, क्योंकि मैट्रिक्स तो वो है। अब रो मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है जिसके अंदर ए मैट्रिक्स विच कंटेन्स ओनली वन रो। ओनली वन रो, उसके नाम से ही पता चल जाता है कि रो मैट्रिक्स। तो रो का मतलब जिस मैट्रिक्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक रो हो वो मैट्रिक्स आपकी रो मैट्रिक्स कहलाएगी। कॉलम की संख्या उसके अंदर कितनी भी हो सकती है, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। कॉलम की संख्या उसमें कितनी भी हो सकती है भाई। कॉलम की संख्या कितनी भी हो लेकिन रो की संख्या जो है वो आपके पास कौन सी है? तो इस टाइप की लाइन है तो ये आपके पास एक ये मैट्रिक्स है। ये आपकी कौन सी मैट्रिक्स है? रो मैट्रिक्स। और ले लो, ये भी आपके पास क्या है? रो मैट्रिक्स। क्योंकि रो मैट्रिक्स का मतलब उसके अंदर रो सिर्फ कितनी होनी चाहिए? 1। अगर रो दोनों के अंदर 1 थी इसलिए इन मैट्रिक्स का नाम क्या आपके पास? रो मैट्रिक्स। जब रो मैट्रिक्स है तो हमने कॉलम के बारे में कुछ नहीं बताया कि कितने होने चाहिए और कितने नहीं होने चाहिए। सिर्फ रो पे डिपेंड है कि रो की संख्या सिर्फ कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। कॉलम भले कितने भी हो सकते हैं उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। उसके बाद सेकंड जो है आपके पास वो आपकी कॉलम मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स है बेटा? कॉलम मैट्रिक्स। अब जैसे भाई रो मैट्रिक्स के नाम से पता चल गया था हमें कि रो मैट्रिक्स का मतलब क्या था? एक ऐसी मैट्रिक्स जिस मैट्रिक्स के अंदर एक रो थी। अब कॉलम की बात है तो कॉलम के ऊपर काम चलेगा। जब कॉलम के ऊपर जब काम चलेगा तो एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम हो, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम, वो मैट्रिक्स आपकी कौन सी कहलाएगी? एक कॉलम मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल की अगर हम बात करें ये आपके पास क्या है? कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स की जब बात हुई तो ये आपके पास एक क्या है? कॉलम मैट्रिक्स। क्योंकि उसके नाम से ही पता चल गया अगर जिस मैट्रिक्स के अंदर एक कॉलम वो कॉलम मैट्रिक्स। दोनों मैट्रिक्स क्लियर? जिसमें सिर्फ एक रो, रो मैट्रिक्स। जिसमें एक कॉलम वो आपके पास कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है। अब एक कॉलम वो कॉलम जिसमें एक रो वो रो मैट्रिक्स। कंफ्यूज नहीं होगा है कभी कहो कि एक रो है तो रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स भी है भाई। जब नाम रो मैट्रिक्स है तो कॉलम कितने भी, कोई दिक्कत नहीं, कितने भी हो सकते हैं। कॉलम मैट्रिक्स की बात है तो रो आपकी कितनी भी हो सकती है, कितने, हमें कोई दिक्कत नहीं। ये अब भी कॉलम मैट्रिक्स है, अब भी अपने आप में क्या है? एक कॉलम मैट्रिक्स है। ठीक है, कोई दिक्कत? नो सर। एक उसके बाद आती है जीरो मैट्रिक्स। क्या आती है? जीरो मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स है? जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स की अगर हम बात करें
जीरो जो मैट्रिक्स है वो मैट्रिक्स आपकी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी हो सकती है और स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जो मैट्रिक्स रेक्टेंगल होगी ना वो स्क्वायर बन सकती है अगर ये कंडीशन अप्लीकेबल हो जाए तो। और कंडीशन का मतलब जिसमें रो और कॉलम की संख्या बराबर हो जाएगी वो रेक्टेंगुलर किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, स्क्वायर में। बट इनकी डेफिनेशन आपकी क्लियर है कि जिस मैट्रिक्स में एक रो मैट्रिक्स, एक कॉलम मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है जीरो मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स जिसकी प्रत्येक एंट्री, ऑल एंट्री जो है, ऑल एंट्रीज आर जीरो, ऑल एंट्रीज आर जीरो। अब जिस मैट्रिक्स की सभी एंट्रीज हो, जितने भी उसके अंदर एंट्रीज जो आएंगी वो सारी की सारी एंट्री अगर जीरो हो जाएंगी तो वो मैट्रिक्स क्या कहलाएगी, आपकी जीरो मैट्रिक्स। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपके पास क्या है, एक जीरो मैट्रिक्स। इसकी दूसरी फॉर्म अगर हम इसको मैथमेटिकली अगर इसको लिखें तो A इज इक्वल टू जीरो, A इज इक्वल टू Aij इज इक्वल टू जीरो फॉर ऑल Ij। Aij की जो वैल्यू वो क्या आ जाए आपके पास, जीरो आ जाए। तो सभी Aij अगर आपके जीरो हो जाएंगे तो उस मैट्रिक्स का नाम क्या आपके पास, जीरो मैट्रिक्स। ठीक है भाई, कोई दिक्कत? नो सर। उसके बाद बात करते हैं हम स्क्वायर मैट्रिक्स की। तो भाई स्क्वायर मैट्रिक्स का तो आपको पता चल ही गया, जिस मैट्रिक्स के अंदर आपके पास रो और कॉलम की संख्या क्या आ जाए बराबर, वो आपके पास क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, अब स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर सबसे पहला नाम हम जीरो मैट्रिक्स का भी ले सकते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर सबसे पहला नाम आप किसका ले सकते हो, जीरो मैट्रिक्स का भी, क्योंकि जीरो मैट्रिक्स जो वो भी अपने आप में क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। और स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब आपको बता दिया कि जिसके अंदर रो और कॉलम की संख्या बराबर हो जाएंगे तो ये भी अपने आप में क्या है, क्योंकि जीरो मैट्रिक्स जो वो ये कहते हैं कि अगर उसके सभी एंट्रीज हो अगर आपके जीरो हो जाए तो वो आपकी कौन सी मैट्रिक्स होता है, जीरो मैट्रिक्स। इसमें रो की संख्या भी दो, कॉलम की संख्या भी दो, इसलिए रो और कॉलम की संख्या बराबर, तो ये अब क्या होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है भाई। अब इसके बाद जो है आप बिल्कुल ही ध्यान से पढ़ना इस चीज को, तीन मैट्रिक्स आएंगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज। और उससे पहले मैं एक चीज बता देता हूं कि भाई डायगोनल एलिमेंट्स, एक होता है डायगोनल, एक मिनट देखो, अगर मान लिया जाए कोई भी मैट्रिक्स आपकी वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, वो मैट्रिक्स तो कुछ भी हो सकती है लेकिन वो स्क्वायर मैट्रिक्स हमने मान ली, या कोई भी मैट्रिक्स m बाई n ऑर्डर की है, m बाई n ऑर्डर की है, अगर हम इस मैट्रिक्स को लिखेंगे तो भाई यहाँ पे आपके पास a11, ये आपके पास a12, ये आपके पास a13, ऐसे चलता जाएगा, a1n आएगा। उसके बाद a21, a22, a23 चलता जाएगा, a2n तक जाएगा। इसी तरह जब आप नीचे चलते जाओगे तो am1 आएगा, इसमें भी ऐसे am2 आएगा, चलता जाएगा ऐसे, और लास्ट में जो है ये क्या आ जाएगा, am, क्या आ जाएगा, am। ठीक है, अगर ये mn ऑर्डर की है तो ठीक, अगर ये दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स है तो भी ठीक, रेक्टेंगल है तो भी ठीक। ठीक है, तो भाई बात है डायगोनल एलिमेंट्स की। तो डायगोनल एलिमेंट्स की जब हम बात करेंगे तो डायगोनल एलिमेंट्स हम स्क्वायर मैट्रिक्स में बता पाएंगे, किसमें बता पाएंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स में। स्क्वायर मैट्रिक्स की जब बात होगी तो m और n दोनों आपकी क्या हो जाएंगे, इक्वल। जब m और n जब आपकी इक्वल हो जाएंगे तो हम यहां से इसको क्या कर देते हैं, एक और मैट्रिक्स n बाई n की, तो ये क्या आ गया आपके पास n1, ये भी आपके पास n2, और ये आपके पास क्या आ गया, an। ठीक है, जैसे किसी भी एक फोर साइडेड फिगर के अंदर आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, डायगोनल तो नाम सुन रखा होगा। अब भाई एक कॉर्नर को दूसरे कॉर्नर से जब मिलाते हैं ना तो उसको हम क्या बोलते हैं, डायगोनल। क्या बोलते हैं उसको, डायगोनल। उसी तरह मैट्रिक्स में भी एक डायगोनल होता है भाई, और सेम वही काम। अब भाई एक कॉर्नर को दूसरे कॉर्नर से जब मिलाओगे ना तो वो क्या होता है आपके पास, डायगोनल।
तो इस जो ये जो लाइन जो हमने ड्रॉ की है इसको हम बोलते हैं डायगोनल। क्या बोलते हैं इसको? डायगोनल। अगर सिंपल कुछ भी नहीं कहा तो भी ये डायगोनल, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं? प्रिंसिपल डायगोनल। ये आपका क्या है? प्रिंसिपल डायगोनल। ये मेन डायगोनल आपके इस मैट्रिक्स का। तो जहां पर अब डायगोनल एलिमेंट्स की बात है तो डायगोनल एलिमेंट्स आपके क्या होंगे? अब भाई जहां पर आपके पास डायगोनल एंट्रीज जो थी, ये जिस पे लाइन चल रही है, अगर इसको ध्यान से देखोगे ना तो इसको ध्यान से देखना, यहाँ पे 1 1, यहाँ पे 2 2, अगली पे जब आएगा तो ये 3 3 चलता जाएगा, लास्ट में क्या आ गया? एन। दोनों एंट्री आपकी क्या है? इक्वल। तो डायगोनल एंट्रीज की बात थी आपके पास, तो डायगोनल एंट्रीज किसको बोलते हैं हम? अब भाई ए आई जे जो है फॉर ऑल आई इज इक्वल टू जे। जब जब आई और जे की वैल्यू बराबर होगी ना तो वो सारी की सारी एंट्री क्या कहलाएंगे? आपकी डायगोनल एंट्री। क्या कहलाएंगे? आपकी डायगोनल एंट्री। यहाँ पे देखो आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू भी 1, यहाँ पे भी आई 1, सॉरी आई 2, जे 2, फिर आई 3, जे 3, लास्ट में आई एन, जे बी एन, सारे के सारे सेम हैं। तो ये एंट्री आपकी क्या कहलाती है भाई? कौन सी एंट्री आपकी? प्रिंसिपल डायगोनल या सिंपल डायगोनल एंट्री। ठीक है, इसमें दो और आते हैं। एक इससे जस्ट जो ऊपर जो लाइन आएगी इसको बोलते हैं हम सुपर डायगोनल। क्या बोलते हैं इसको? सुपर डायगोनल। और भाई एक जो इसके नीचे जो लाइन आएगी उसको बोलते हैं हम सब डायगोनल। क्या बोलते हैं उसको? सब डायगोनल। क्या बोलते हैं उसको? सब डायगोनल। अब सब डायगोनल की जब बात है, अपने सिलेबस में आपका मेन काम प्रिंसिपल डायगोनल का होता है, लेकिन आपको नॉलेज के लिए पता होना चाहिए कि सुपर डायगोनल क्या होता है, सब डायगोनल क्या होता है। एक लास्ट होता है बैकवर्ड डायगोनल, ये इधर वाला, ये इसको बोलते हैं हम बैकवर्ड डायगोनल। क्या बोलते हैं इसको? बैकवर्ड डायगोनल। ठीक है, एक प्रिंसिपल डायगोनल, एक सब डायगोनल, एक सुपर डायगोनल, एक बैकवर्ड डायगोनल। तो मेन जो है वो आपका प्रिंसिपल डायगोनल की बात है कि आपको ये पता होना चाहिए कि डायगोनल एंट्री क्या होती है, वो चीज आपके काम आएगी। आगे हम मैट्रिक्स की जब टाइप पढ़ेंगे तो उसमें हमें ये काम जरूर करना है। ठीक है, तो प्रिंसिपल डायगोनल की बात समझ में आई? यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। तो भाई अब जो है इंपॉर्टेंट बात, अब जब टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की जब बात चलती है तो 3 मैट्रिक्स साथ साथ चलती है भाई, और तीनों ही इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स हैं। थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पे एक नोटेशन आपको पता होना चाहिए कि A इज इक्वल टू ए आई जे, इसकी नोटेशन होती है कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ये डायगोनल एंट्री होगी और ये नॉन डायगोनल एंट्री होगी। दो ही चीज मिलेंगी इसके अंदर। ए आई जे जो है वो डायगोनल होगा, ए आई जे जो है वो नॉन डायगोनल होगा। इफ आई इज इक्वल टू जे फॉर ऑल आई जे, और इफ आई नॉट इक्वल टू जे फॉर ऑल आई जे। जब जब आपके पास आई और जे के बराबर, आई और जे की वैल्यू बराबर होगी, आई और जे सफिक्स जो आपके वो अगर सेम होंगे तब तक वो एंट्री क्या कहलाएगी? आपकी डायगोनल एंट्री। और जब जब आई और जे इक्वल नहीं होंगे तब वो क्या कहलाएगी? आपकी नॉन डायगोनल। ठीक है, तो भाई आगे आपके पास 3 मैट्रिक्स हैं। एक आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स, एक है आपके पास स्केलर मैट्रिक्स, एक है आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स, तीनों की तीनों जो मैट्रिक्स हैं वो स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है, उस डिफरेंस को पकड़ना है। अब इन तीनों के अंदर क्या डिफरेंस है, तो इन तीनों के अंदर जो मेन जो डिफरेंस है वो ध्यान से देखो। कुछ इनके अंदर सिमिलरिटी भी है, कुछ इनके अंदर डिसिमिलरिटी भी है, कुछ इनके अंदर डिफरेंस भी है, वो भी आपको पकड़ना है, और सिमिलरिटी क्या वो भी पकड़नी है। सिमिलरिटी तो ये है कि तीनों की तीनों क्या है? आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स है। तीनों की तीनों क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स। दूसरी बात, तीनों के जो नॉन डायगोनल एंट्री है, कौन सी? नॉन डायगोनल एंट्री, वो आपकी क्या मिलेगी? 0 मिलेगी। चाहे वो डायगोनल हो, चाहे वो स्केलर हो, भले वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो। ठीक है,
डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स कोई भी एक ऐसी मैट्रिक्स जो ये जो एंट्री है तो क्या आपकी डायगोनल, ये तो क्या है डायगोनल। इसके जो नीचे की जो एलिमेंट है ये सारे ये जीरो, इसको हम दूसरे वे में लिखें तो भाई सीधी सी बात है 1 2 3 ये 3 के ले लिया हमने। इसके नीचे सारी वैल्यू जीरो, इसके ऊपर सारी वैल्यू जीरो। इस डायगोनल से नीचे की वैल्यू भी जीरो, ऊपर की वैल्यू भी जीरो। तो ये जो वैल्यू है ये आपकी नॉन डायगोनल एंट्री है। कौन सी एंट्री है ये? नॉन डायगोनल एंट्री। जब नॉन डायगोनल एंट्री आपकी जीरो हो और डायगोनल एंट्री आपकी कुछ भी हो सकती है, डायगोनल एंट्री आपकी कुछ भी हो सकती है, बट नॉन डायगोनल एंट्री जो है वो आपकी क्या होनी चाहिए? जीरो। ठीक है, वो आपके पास क्या होगा? डायगोनल मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स जो है वो एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसकी नॉन डायगोनल एंट्रीज तो इसकी भी क्या मिलेंगी? जीरो। बट डायगोनल एंट्री जो है ना वो कुछ भी हो सकती है बट सेम होनी चाहिए। वो कुछ भी हो सकती है बट वो क्या होनी चाहिए? सेम। कोई भी कांस्टेंट वैल्यू, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू, कोई भी क्या वैल्यू? कांस्टेंट, लेकिन सेम कांस्टेंट। सभी की वैल्यू क्या होनी चाहिए? सेम। मीन्स फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे 2 है तो 2 का 2 आना चाहिए, -2 तो -2 आना चाहिए, ये बात की वैल्यू जीरो है। इधर अगर 4/5 है तो ये भी 4/5 आना चाहिए, ये वैल्यू जीरो, ये भी जीरो। ये दोनों सब क्या आपकी स्केलर मैट्रिक्स है। कौन सी मैट्रिक्स है ये? स्केलर मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स। इन दोनों में फर्क समझ में आया? भाई इसकी भी नॉन डायगोनल एंट्री जीरो, इसकी भी नॉन डायगोनल एंट्री जीरो, बट डायगोनल एंट्रीज में थोड़ा सा डिफरेंस है। ये तो कहता है कि इस पे कुछ भी वैल्यू आए हमें कोई दिक्कत नहीं है, वो सेम भी आ सकती है, अलग भी आ सकती है। अगर वो सारी वैल्यू सेम आ जाती है तो वही क्या बन जाएगा आपके पास? स्केलर मैट्रिक्स। अगर वो अलग अलग आती है तो क्या बन जाएगा? वो डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, लास्ट है भाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब बाकी एंट्री तो इसकी भी जीरो और जो डायगोनल एंट्रीज है ना यहाँ पे आपके पास स्पेशल लेटर होना चाहिए। कौन? 1। क्या होना चाहिए? 1। अगर आपके पास सारी की सारी डायगोनल एंट्रीज 1 है, बाकी जो जितनी भी एंट्री है वो सारी जीरो है, तो उस मैट्रिक्स का नाम क्या आपके पास? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम आई से डिनोट करेंगे और इसको हम आई एल लिखेंगे। कई जगह पे आपको n क्रॉस n भी लिखेगा और कई जगह पे आपको आई एन भी मिलेगा। वहां पे ये कहेगा एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स n क्रॉस n की, यहाँ पे एक स्क्वायर मैट्रिक्स, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर n है, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसी दूसरी बात, आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो वो आपको n भी दे सकता है, n क्रॉस n भी दे सकता है, दोनों बात सेम है। ठीक है, कोई दिक्कत? उसके बाद अपने सिलेबस की अगर हम बात करें तो 2 मैट्रिसेस और हैं। एक है भाई अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और एक है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्या है? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की जब बात है तो भाई यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। भाई क्या होता है? थोड़ा सा कंफ्यूजन। कई बार इनके अंदर एग्जाम्पल पेपर में पूछ लेता है कि अपर का एग्जाम्पल दो, लोअर का एग्जाम्पल दो, तो बच्चे पूछा जाता है अपर का, दे आते हैं लोअर का। इसमें आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जो आपका डायगोनल जो था प्रिंसिपल डायगोनल, उस प्रिंसिपल डायगोनल से एक साइड तो सारी की सारी एंट्री नॉन जीरो, एक साइड सारी की सारी एंट्री जीरो। बस ये ध्यान रखो, एक चीज को पकड़ लो, या तो आप नॉन जीरो एंट्री को पकड़ लो या फिर आप जीरो एंट्री को पकड़ लो। अब भाई नॉन जीरो एंट्री कहां पे आएगी और जीरो एंट्री आपकी कहां पे आएगी? एक चीज आपको पकड़नी है, कंफ्यूज नहीं होगा। कभी तो आप जीरो को याद कर रहे हो कि जीरो कहां पे आएगा, कभी आप नॉन जीरो को याद कर रहे हो कि नॉन जीरो कहां पे आएगा। तो सीधी सीधी जो बात है वो यही है। अगर जब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो उसमें आप नॉन जीरो एंट्री पकड़ लो या जीरो एंट्री पकड़ लो, सिंपल सी बात है। जीरो एंट्री पकड़ लो। जीरो एंट्री जब भी पकड़ोगे तो सीधी सी बात है कि जीरो एंट्री उल्टी मिलेंगी। जीरो एंट्री क्या मिलेंगी? आपकी उल्टी।
जीरो एंट्री आपकी उल्टी मिलेंगी, नॉन जीरो एंट्री आपकी सेम मिलेंगी। उल्टी का मतलब अगर आपके पास अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, कौन सी मैट्रिक्स है? अपर ट्रायंगुलर। यहाँ पे ये आपके पास क्या आ गया? एक डायगोनल एंट्री आ गई। अब अपर ट्रायंगुलर है तो जो जीरो एंट्री है ना वो सारी नीचे जीरो मिलेगी, ऊपर आपका कुछ भी मिल सकता है, डी एफ जी। ठीक, अपर ट्रायंगुलर में नीचे जीरो, लोअर ट्रायंगुलर में इधर जीरो, उल्टे केस में मीन्स नॉन जीरो एंट्री की बात होती है। ऊपर है तो ऊपर मिलेगी नॉन जीरो एंट्री, नीचे है तो नीचे मिलेंगे, यहाँ पे कुछ भी मिलेगा इस टाइप से। ठीक है, अभी मैट्रिक्स की जो टाइप जो हमने पढ़ी, तो डायगोनल पढ़ लिया, स्केलर पढ़ लिया, आइडेंटिटी पढ़ लिया। अब उसके बाद अभी मैट्रिक्स की टाइप्स और बची हुई हैं, और टाइप्स जो बची हुई हैं उन टाइप्स को हम करेंगे बाद में, और वो जो टाइप है वो आपके ट्रांसपोज के टॉपिक पे है। तो एक बार जब हम लास्ट एक्सरसाइज जब इसकी पढ़ेंगे ट्रांसपोज की, तो उस दौरान हम ट्रांसपोज जब पढ़ेंगे तो ट्रांसपोज के टॉपिक के साथ साथ जो बाकी जो प्रॉपर्टी है, जैसे सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक है, हर्मिशियन मैट्रिक्स है, आइडोम्पोटेंट मैट्रिक्स है, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स है, तो सारी बाकी जो बची हुई जो मैट्रिक्स हैं वो ट्रांसपोज के टॉपिक के साथ उसको कवर कर लेंगे। अब यहीं पे काम करते हैं, उसके बाद अपना जो सेकंड जो एक्सरसाइज होगी उस सेकंड एक्सरसाइज का काम स्टार्ट करेंगे। तो सेकंड एक्सरसाइज के लिए कुछ बेसिक्स हैं, एक दो बातें, उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो भाई सम बेसिक ऑपरेशंस, सम बेसिक ऑपरेशन on matrices। Some basic operations on matrices। अब भाई कोई भी दो मैट्रिक्स होंगी आपके पास या तीन मैट्रिक्स होंगी, उन मैट्रिसेस के ऊपर आप क्या क्या ऑपरेशन लगा सकते हो, वो ऑपरेशन आपको बताना है, उसके तहत आपको उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो तो है आपकी स्केलर मल्टीपल। क्या है कि स्केलर मल्टीपल, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स की स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब आगे भाई आपके पास एक तो मैट्रिक्स है, कोई भी मान लिया जाए एक ए मैट्रिक्स है 2 3 4 0, ये कोई भी एक मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स के अंदर हमें एक स्केलर मल्टीपल लेके आना, उस स्केलर मल्टीपल से क्या करवानी है? मल्टीप्लाई। अब भाई वैसे तो हम क्या करते हैं कि एक क्वांटिटी को दूसरी क्वांटिटी सेम क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं, बट मैट्रिक्स जो है उस मैट्रिक्स की अपनी कोई एक वैल्यू नहीं होती। बता दो कि इस मैट्रिक्स की वैल्यू 5 होती है, 7 होती है, ताकि इसको किसी दूसरे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवा दो ना। मैट्रिक्स अपने आप में इसी वे में लिखा जाएगा, यही इसका लास्ट फॉर्म है, इसके बाद हम इसको शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिख सकते। स्केलर मल्टीप्लिकेशन मीन्स किसी भी स्केलर मल्टीपल से। स्केलर मल्टीपल का मतलब ये कि भाई आप कोई भी एक इंटीजर वैल्यू जो है, कोई भी एक बाहर से एक वैल्यू होगी, उस वैल्यू को आप ए से मल्टीप्लाई करवाओगे। जब आप ए से मल्टीप्लाई करवाओगे तो फॉर एग्जाम्पल अगर मान लिया स्केलर मल्टीपल हमने 2 ले लिया, तो मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया। अब ये तो है मैट्रिक्स और ये है एक मल्टीपल जिसको हम बोलते हैं स्केलर मल्टीपल। तो इस मैट्रिक्स ए को 2 से मल्टीप्लाई जब करवाएंगे तो इसको मल्टीप्लाई करवाने का मतलब ये है कि इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करवाएंगे। मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करवाने का मतलब ये है कि भाई जो इस मैट्रिक्स में जितनी भी एंट्री है, यहाँ पे तो हमने 4 एंट्री ली है, बट आपका ऑर्डर कितना भी हो सकता है, कितनी भी ऑर्डर की मैट्रिक्स हो सकती है, इससे हमें कोई दिक्कत नहीं। जितनी भी एंट्री है ना, उन प्रत्येक एंट्री को इस नंबर से मल्टीप्लाई करवाना है। मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट है यहाँ पर, इन सभी एलिमेंट्स से जो बाहर जो वैल्यू है ना, उस वैल्यू से इसको अंदर क्या करवाना है? मल्टीप्लाई। जब सभी वैल्यू को जब मल्टीप्लाई करवा दोगे तो उस वैल्यू उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। तो जब मैट्रिक्स है आपके पास 2 3 4 0, इन सभी वैल्यूज को आप किससे मल्टीप्लाई करवाओ? 2 से।
2 से मल्टीप्लाई करवाओ तो 2 की 2 से मल्टीप्लाई करवाओगे 4, 2 की 3 के साथ 6, 4 के साथ करवाई तो 8 और 0 के साथ करवाई तो 0। अब ये स्केलर मल्टीपल आपके पास कोई भी वैल्यू हो सकती है, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं। जब जब ये स्केलर मल्टीपल होगा तब तब जब आप इसकी मल्टीप्लाई करवाओगे तो इस मैट्रिक्स के अंदर जितनी भी एंट्री हैं, एक भी एंट्री आपको नहीं छोड़नी है। सभी जो एंट्री हैं उन सभी एंट्री, प्रत्येक एंट्री से इस वैल्यू को 1 बाय 1 क्या करवाओगे, मल्टीप्लाई। ठीक है, कोई दिक्कत? नो सर। सेकंड जो है वो है नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स। नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स, नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स की जब बात थी तो भाई किसी भी मैट्रिक्स का जब अगर आपको नेगेटिव फाइंड आउट करना है तो नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स का मतलब ये है कि किसी भी मैट्रिक्स का एक नेगेटिव करना है। तो ये प्रॉपर्टी आई तो यही से, स्केलर मल्टीप्लिकेशन से ही है कि भाई अगर मान लिया जाए आपके पास कोई मैट्रिक्स ए थी और इस ए का हमने क्या कर दिया माइनस ई, तो ये क्या होगा इसका नेगेटिव ऑफ ए। ये क्या होगा आपके पास नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ए। तो नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ए को क्या लिखोगे आप, माइनस ए। तो भाई माइनस ए को तो हम यूं भी तो लिख सकते हैं ना कि -1 इंटू ये लिख सकते हैं, और -1 अपने आप में क्या होगा, स्केलर मल्टीपल होगा। तो इसका मतलब ये प्रॉपर्टी आई तो यहीं से ही। तो किसी भी मैट्रिक्स का नेगेटिव करने का मतलब क्या होता है, उस मैट्रिक्स को कितने से मल्टीप्लाई कर दो, -1 से। नेगेटिव करने का मतलब क्या हुआ, अगर उस मैट्रिक्स को कितने से मल्टीप्लाई कर दो, -1 से। जब मैट्रिक्स को -1 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो क्या आ जाएगा आपका, नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स। क्या आ जाएगा, नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। अब भाई स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो गया, उसके बाद नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स हो गया, कुछ एक प्रॉपर्टी उनकी टाइप्स हमने पढ़ ली। अब हम अगला काम अपना स्टार्ट करते हैं एडिशन ऑफ 2 मैट्रिसेस का। एडिशन ऑफ 2 मैट्रिसेस। एडिशन ऑफ 2 मैट्रिसेस। एडिशन ऑफ 2 मैट्रिसेस का मतलब ये कि अगर आपके पास एक मैट्रिक्स ए है, एक मैट्रिक्स बी है, इन दोनों मैट्रिसेस को आपको क्या करना है भाई, सम करना है। क्या करना है, सम करना है। तो सम करना है तो सबसे पहली बात, जब कल हमने बात की थी 2 मैट्रिसेस की इक्वालिटी की, 2 मैट्रिसेस की इक्वालिटी की, तो हमने एक बेसिक्स कंडीशन बताई थी कि वो दोनों की दोनों जो मैट्रिक्स है वो आपकी कंपेरेबल मैट्रिक्स होनी चाहिए। कौन सी मैट्रिक्स होनी चाहिए, कंपेरेबल। कंपेरेबल का मतलब ये बताया था कि अगर कोई भी 2 मैट्रिक्स अगर वो इक्वल होंगी तो उसके लिए पहली मैट्रिक्स का ऑर्डर, दूसरी मैट्रिक्स का ऑर्डर, दोनों का जो ऑर्डर है वो क्या होना चाहिए, सेम। अगर ऑर्डर सेम था तभी हम उसकी इक्वालिटी के बारे में सोच सकते थे। वही काम यहाँ पे करना आपको कि अगर आपके पास 2 मैट्रिसेस हैं, उन 2 मैट्रिसेस का अगर आपको क्या करना है, सम, तो सबसे नेसेसरी कंडीशन ये है कि भाई इन दोनों मैट्रिसेस का जो ऑर्डर जो है, अगर ए का ऑर्डर m/n है तो बी का ऑर्डर भी क्या मिलना चाहिए, m/n ही मिलना चाहिए, तभी ये पॉसिबल है, तभी ये पॉसिबल है। ठीक है, 2 मैट्रिसेस का सम जब करोगे तो सबसे नेसेसरी कंडीशन है कि उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, उनका ऑर्डर सेम। अगर उनका ऑर्डर सेम है तभी हम 2 मैट्रिसेस के प्लस के बारे में सोच सकते हैं, कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। ठीक है, उसके बाद यहां पे कई बार एक नंबर का क्वेश्चन पूछ लेता है कि भाई कोई भी एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m क्रॉस n है, बी कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर p क्रॉस q है, तो इसमें आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेगा। अब अंडर व्हाट कंडीशन, अंडर व्हाट कंडीशन, अंडर व्हाट कंडीशन a प्लस b इज पॉसिबल, a प्लस b इज पॉसिबल। अभी किस कंडीशन के तहत a प्लस b जो है वो पॉसिबल होगा, तो ये बताना है कि आपको ऐसी क्या कंडीशन होगी जिस कंडीशन के तहत दोनों मैट्रिसेस का जो सम जो है वो क्या हो जाएगा, पॉसिबल हो जाएगा। तो दोनों मैट्रिसेस का सम पॉसिबल होने के लिए आपको क्या चाहिए, सबसे जरूरी बात क्या है कि अगर 2 मैट्रिसेस का सम आप करोगे तो सबसे जरूरी चीज क्या, दोनों का ऑर्डर क्या मिलना चाहिए, सेम।
तो दोनों का ऑर्डर सेम मिलना चाहिए, तो यहाँ पे कंडीशन बतानी है आपको। तो भाई कंडीशन यही कि दोनों का ऑर्डर क्या कर दो, सेम। और ऑर्डर सेम करोगे तो ऑर्डर सेम करने का मतलब क्या है कि यहाँ पे एम है, यहाँ पे कौन है, पी। एम किसके बराबर हो जाए, पी के, और एन किसके बराबर हो जाए, क्यू के। तो दोनों मैट्रिसेस का क्या है, सम पॉसिबल है। दोनों मैट्रिसेस का सम क्या है, पॉसिबल, अदरवाइज। ठीक है, यस सर। कोई दिक्कत, नो सर। ठीक है भाई। अब एडिशन की बात थी, अब बात है डिफरेंस की। अब डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिसेस, डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिसेस, डिफरेंस ऑफ ए एंड बी। ए और बी का क्या करना है आपको, डिफरेंस करना है भाई। तो ए और बी का डिफरेंस करने का मतलब ये है कि ए माइनस बी। भाई एक्चुअल में वैसे तो डिफरेंस कोई ऑपरेशन नहीं होता, बट हम इस डिफरेंस ऑपरेशन को कुछ प्लस में कुछ ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हमने नेगेटिव मैट्रिक्स पढ़ा था। तो इसको क्या हम ऐसा नहीं लिख सकते, माइनस ऑफ बी, ए प्लस माइनस ऑफ बी। तो ए प्लस माइनस ऑफ बी का जो मतलब है, आगे भाई बी जो मैट्रिक्स थी उसका नेगेटिव कर दो और उसमें किसको ऐड कर दो, ए को ऐड कर दो। ठीक है, कोई दिक्कत, नो सर। ठीक है। तो भाई अब एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं, ताकि भाई आपको कोई बात समझ में भी आए और आप क्वेश्चंस भी कर सको। तो फॉर एग्जांपल हम एक क्वेश्चन लेते हैं कि भाई a इज इक्वल टू, एक क्वेश्चन ले लिया हमने, cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x cos sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x। एक बी मैट्रिक्स है sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x cos स्क्वायर x और sin स्क्वायर x। कहते हैं कि दो मैट्रिसेस आपके पास, दो मैट्रिसेस के अंदर इन दोनों मैट्रिसेस का आपको सम करना है भाई। क्या करना है, इन दोनों मैट्रिसेस का सम करना है भाई। तो सम करने के लिए आपको क्या बताया कि मेन जो बात थी आपकी वो ये थी कि भाई सबसे जरूरी जो बात है कि इन दोनों मैट्रिसेस का आपको क्या करना है, सम करना है। अगर इन दोनों मैट्रिसेस का अगर आपको सम करना है तो सम करने के लिए सबसे जरूरी बात, इन दोनों का क्या होना चाहिए, ऑर्डर सेम। अगर इन दोनों का ऑर्डर सेम है तब तो ये चीज पॉसिबल है। अगर हम इनके ऑर्डर की अगर हम बात करें तो भाई इसका ऑर्डर भी शायद मेरे हिसाब से 2/2 होगा और इसका ऑर्डर भी क्या होगा, 2/2। दोनों का ऑर्डर अगर 2/2 का है तो इसका मतलब दोनों का ऑर्डर सेम होगा। दोनों का ऑर्डर सेम होगा तो भाई दोनों का सम भी पॉसिबल है, दोनों का सम भी पॉसिबल है। अब सम कैसे करोगे ये बात देखो, जिस प्रकार से हमने इक्वेलिटी की जब बात की थी ना, इसकी बात की थी इक्वेलिटी की। तो इक्वेलिटी के अंदर हमने आपको क्या बताया था, अगर जब दो मैट्रिसेस अगर आपकी इक्वल होंगी तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होंगे, इक्वल। अगर उनका ऑर्डर सेम था, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम थे, तब दोनों मैट्रिसेस को हमने इक्वल बोल दिया था। सेम वही काम प्लस के अंदर भी आपको वही काम करना है कि अगर दो मैट्रिसेस का अगर आपको सम करना है तो भाई ये तो है नहीं कि इस मैट्रिक्स में ये मैट्रिक्स सीधी ऐड हो जाएगी ना, कंपोनेंट वाइज ऐड होगी। मींस इसका जो पहला जो एलिमेंट है ना, ये इसके पहले एलिमेंट के साथ ऐड होगा, दूसरा दूसरे के साथ, तीसरा तीसरे के साथ और चौथा चौथे के साथ ऐड होगा। तो भाई इसको ऐड करना, cos स्क्वायर x को किसके साथ ऐड करोगे, sin स्क्वायर x। तो cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x, cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x। सेकंड है sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर। फिर यहाँ पे भाई ये sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, फिर यहाँ पे cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x। ये ट्रिग्नोमेट्री की एक आसान सी प्रॉपर्टी होती थी सबसे पहली, कि cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती थी, 1। ये भी 1, ये भी 1 और ये भी। ठीक है सर, कोई दिक्कत, नो सर। उसके बाद और क्वेश्चंस ले लो भाई।
और क्वेश्चन अगर लोगे मान लिया जाए एक मैट्रिक्स ए है, ए की जो वैल्यू है, कोई भी एग्जांपल ले लो आप, 3 -4 -6 7। एक बी मैट्रिक्स है -8 4 -3 और -5। ठीक है, यहाँ पे आपको a प्लस बी भी निकालना है और a माइनस बी भी निकालना है। भाई a प्लस बी भी निकालो और a माइनस बी भी निकालो। तो a प्लस बी और a माइनस बी दोनों निकालने हैं, तो पहले हम a प्लस बी निकाल लेते हैं। a प्लस बी का मतलब अभी आपको बताया कि भाई जब आप दो मैट्रिसेस का अगर आप सम करोगे तो सम करने के दौरान आपका क्या था कि पहले एलिमेंट में पहला एलिमेंट ऐड होगा अगर उनका ऑर्डर सेम है तब। अगर ऑर्डर सेम नहीं हुआ तो प्लस ही नहीं कर सकते, सीधी सी बात है। अगर इन दोनों का ऑर्डर सेम है तब तो हम प्लस के बारे में सोच रहे हैं, और हमें पता है कि इन दोनों का ऑर्डर इसका भी 2/2 है, इसका भी 2/2 है, जिसका मतलब हम इसका प्लस तो कर सकते हैं। प्लस कर सकते हैं तो प्लस करने का तरीका आपको बता ही दिया कि भाई पहले एलिमेंट में पहला एलिमेंट ऐड होगा, दूसरे में दूसरा, तीसरे में तीसरा, चौथे में चौथा, पांचवें में पांचवा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसकी पहली एंट्री 3, इसकी पहली एंट्री -8। 3 को -8 के अंदर जब ऐड करोगे ना तो भाई ये प्लस की टर्म ये माइनस की टर्म और प्लस माइनस एक दूसरे के दुश्मन, और जब दुश्मन एक दूसरे के साथ आएंगे तो दोनों क्या करेंगे, युद्ध। और जब युद्ध जब करेंगे तो युद्ध में वही जीतेगा जो ताकतवर होगा, और ताकतवर का मतलब यहाँ पे जो संख्या बड़ी होगी वो जीत जाएगी। तो बड़ी यहाँ पे कौन आपके पास -8, तो ये -8 ये प्लस के 3, तो 8 में से 3 को माइनस कर दो, कितना बच जाएगा 5। बट बड़ी वैल्यू ये थी इसलिए साइन इसका बचेगा, तो कितना आ जाएगा -5। ये बात समझ में आई। अब 3 और -8 कभी सोचो कि इसमें तो सर आपने प्लस करने को बोला था या आप माइनस कर रहे हो। भाई ठीक ऑपरेशन प्लस का था, लेकिन यहाँ पे वैल्यू तो आपकी कोई भी हो सकती है, तो हमारा काम तो प्लस करना है। तो 3 को हम तो -8 के साथ प्लस ही कर रहे हैं, लेकिन 3 को जब हम -8 के साथ प्लस करें तो 3 -8, अब ये माइनस की टर्म और ये प्लस की टर्म दोनों अपोजिट साइन की होगी। अपोजिट साइन की जब टर्म जब साथ होती है तो हमेशा माइनस होता है उनका। अब माइनस जब होगा तो हमेशा बड़ी में से छोटी घटती है। 8 में से 3 जाएगा तो 5 बचेगा, लेकिन लास्ट में साइन चेक करना होता है, साइन उसका बचता है जो वैल्यू जो टर्म बड़ी होती है। तो बड़ी टर्म कौन है यहाँ पे माइनस की, इसलिए यहाँ पे साइन कितना आ जाएगा -5। सेम यहाँ पे -4 ये +4, तो -4 और +4 कितने हो गए 0। ये -6 ये -3। अब यहाँ पे कई बच्चे गलती करते हैं -6 और -3। अब बोलते हैं कि दोनों साइन सेम हो गए, तो जो बोला जुड़ गया, बोला जी नो आ गया, बोला यह चीज तो ठीक है दोनों सेम हो गए जुड़ गए, लेकिन भाई दोनों जुड़े तो गए क्योंकि दोनों का साइन सेम। अब लेकिन साइन किसका था माइनस का, तो संख्या काउंट करने के बाद माइनस की तो रहेगी, प्लस की नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी गलतियां करते हैं बच्चे, माइनस है ये दोनों माइनस, बोला जी माइनस माइनस तो प्लस हो गया और 6 और 3 कर दिया। इतनी जल्दबाजी भी नहीं दिखानी, अगर इतनी जल्दबाजी अगर दिखाओगे तो भाई फिर दिक्कत आएगी। तो इसको ध्यान से काम करना है। जब भी 2 टर्म है और एक सीधी सी बात है, मैं ये कहूं भाई 5 बेड जो है उधर है, 5 बेड उधर उस कोने में 5 उधर है, तो कुल कितनी बेड हुई भाई 5 बेड यहाँ, 5 यहाँ है और 5 यहाँ है, तो कुल कितनी हुई ये 15 भेड़ होंगी या 15 बकरी होंगी, भेड़ ही होंगी, सीधी सी बात है, क्योंकि सारी भेड़ है। अब भेड़ है तो सारी भेड़ थी तो हमने काउंट कर ली। अब 5 ये रही, 5 ये रही और 5 ये रही, टोटल कितनी होगी 15, लेकिन है तो भेड़ ही ना, तो भेड़ ही रहेंगी। इसका मतलब यहाँ पर भी वही बात है कि दोनों संख्या माइनस की है और कोई साइन इनके बीच में है नहीं, इसका मतलब ये दोनों सेम साइन की है, तो सीधी सी बात जुड़ेगा, तो जुड़ के तो 9 तो बनेगा ही बनेगा, ये बात तो क्लियर है। बट भाई दोनों का साइन माइनस है तो साइन भी किसका आएगा माइनस का ही आएगा। ठीक है, उसके बाद ये -9 ये 7 और ये -5,
फिर ये कितना बच जाएगा 2। ठीक है, अब बात जैसे हमने प्लस की इसी तरह हम क्या कर देंगे माइनस। माइनस के लिए अभी हमने बताया था कि हम a माइनस बी जो है उसको कुछ हम ऐसा भी लिख सकते हैं a प्लस माइनस बी। इसका मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, b का माइनस करना पड़ेगा, मीन्स b के साइन को क्या करना पड़ेगा नेगेटिव। तो b के साइन को नेगेटिव करने के मतलब उसके अंदर जितनी भी एंट्रीज हो ना उन सभी का साइन बदल दो, उन सभी का क्या बदल दो, साइन बदल दो। या फिर हम दूसरी वे में अगर हम सीधी सीधी बात कहें तो सीधा सीधा एक काम कर दो, इसमें से इसको घटाना है ना, ये उठाओ, इसके टर्म उठाओ, इसके टर्म्स का जो हम अपने यूजुअल जो काम करते हैं माइनस के, इसका साइन बदल देते हैं और उसके साथ ऐड कर देते हैं। कर दो काम, इसको इसमें से माइनस करना है। जब माइनस करोगे तो इनके साइन बदलेंगे, इनके साइन जब बदलेंगे तो इन सभी के साइन बदल दो। इन सभी के जब साइन बदलोगे तो भाई ये 3, ये 3 और ये कितना हो जाएगा, माइनस का साइन बदलोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ये माइनस का 4 है, इसका साइन बदल दोगे तो ये कितना हो जाएगा -4। ये यहाँ पे -6 है, ये -3, इसका साइन बदलोगे तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस। ये 7 और ये -5, इसका साइन बदलोगे तो कितना हो जाएगा 5। तो भाई ये वैल्यू क्या आ गई 3 + 8 11, ये -8, ये -3 और ये भाई प्लस के 12। बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर। ठीक है भाई, एक लास्ट क्वेश्चन हम इसके अंदर कर लेते हैं आज का। ताकि भाई कई बार कॉपी के अंदर बुक के अंदर ऐसा नहीं रहता है, ताकि भाई आपको सीधे सीधे क्वेश्चन दे दिया। अब जैसे यही क्वेश्चन मान लिया जाए कि a और b ये टर्म है, वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि 2a + 3b की वैल्यू बताओ। 2a + 3b की वैल्यू बताओ। तो 2a + 3b की वैल्यू बताने का मतलब हमारे पास वैल्यू तो गिवन किसकी है, a और b की। वैल्यू a और b की गिवन है, बट मान किसकी रहा है 2a + 3b, मीन्स 2a का 3b के साथ क्या कर दो, प्लस कर दो। तो 2a का 3b के साथ जो प्लस करोगे वो वैल्यू बताओ। तो 2a को निकालना बहुत आसान, अभी हमने बताया था स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन जब करोगे तो a आपके पास ये है, इसको किससे मल्टीप्लाई करवा दो, किससे करवाओगे 2 से। इसको किससे करवाओगे 3 से। a भी हमारे पास है, b भी हमारे पास है, a को 2 से कर दो, b को 3 से कर दो, तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी 2a और 3b। तो भाई 2a का मतलब अभी भी बताया था कि 2a मीन्स a का आपको स्केलर मल्टीपल करना है 2 से। तो a को अगर 2 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो अभी आपको बताया था कि a के अंदर जितनी भी एंट्री होंगी उन सभी के साथ किसकी मल्टीप्लाई करोगे 2 की। तो 2 किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 6, इसके साथ -8, ये -12 और ये भाई 14। उसी तरह सेम आपके पास 3b। तो अब b को किससे मल्टीप्लाई करोगे 3 से। तो 3 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो -24, ये 12, ये -9 और ये -15। अब एज यूजुअल आपका वही काम, अब इन दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो। ऐड करोगे तो 2a + 3b, तो 6 - 24 -18 -8 + के 12 + के 4 -12 -9 -21 और ये भाई -के। ठीक है, कोई दिक्कत? नो सर। भाई जैसे यहाँ पे इन्होंने प्लस मांगा है वो आपका माइनस भी मांग सकते हैं, तो उस चीज से आपको कोई दिक्कत नहीं है। वो प्लस मांगे माइनस मांगे सब चलेगा। ठीक है, हम उसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, सर। कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाकी अगली वीडियो के अंदर हम देखेंगे, तब तक इस वीडियो को अच्छे से देखो सभी। और सबसे जरूरी जो बात है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलें, और अपने दोस्तों में सभी में इसको शेयर करें।